नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए भारतीय संविधान का अगला क्लास, ठीक, पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश शासन में संवैधानिक विकास का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को देखा, फिर 1813 के चार्टर एक्ट को देखा, फिर 1833 के चार्टर एक्ट को देखा, फिर 1853 के 53 के चार्टर एक्ट को देखा। उसके बाद 1858 के भारत शासन अधिनियम को देखा, फिर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम को देखा। क्लियर? सब आपको रिवीजन करवा दिए बोलते हुए, ताकि आपको सबको याद हो जाए। आइए अब उस 1861 के अधिनियम के पश्चात अब हमें आज देखना है उसके बाद का बाकी हिस्सा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बाद अब अगला आप देख रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम ही 1892। तो आइए इनके केवल इसमें कोई बहुत बड़ी मेरी पढ़ाने की, ये जो आज पढ़ रहे हैं आप क्लास, इसमें मेरे पढ़ाने की वजह से बहुत बड़ी जरूरत थी नहीं, क्योंकि रियल मानी में हर पुस्तक में दिया है, उस हर पुस्तक से आपको रटना है, याद करना, और याद कर करके रट के उसको अपने दिमाग में बैठाना है। मगर मैं जानता हूँ जब तक टीचर एक बार आपको पढ़ाना दे, बोलना दे, बताना, तो बच्चों को ध्यान नहीं देगा, इसको भी पढ़ना है, और ये हमारा छूट गया है। बस उसी पर्पस की वजह से आपके सामने मैं बैठ रहा हूँ, उसको संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ, और जब पढ़ा रहा हूँ तो उससे जुड़े हुए तथ्य बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई, इसके आधार पर हमारे संविधान में ये चीज आप बदलाव दिखते हैं। और दूसरा, इसके पीछे क्या मानसिकता थी अंग्रेजों की कि उन्होंने ऐसा किया। ये दो चीज आपको नई चीज सिखा रहा हूँ इसके साथ ही साथ। तो आइए सीखते हुए चलते हैं और बहुत कुछ जानते चलेंगे आज की क्लास में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892, इस अधिनियम में बात किया गया कि गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू की गई। तो जो भी गैर सरकारी सदस्य थे ना मेरे दोस्त, जो सरकारी पद पे नहीं थे, प्राइवेट नौकरी पे, तो गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने के लिए विशुद्ध नामांकन के स्थान पर सिफारिश के आधार पर नामांकन की पद्धति लागू कर लीजिए कि भाई आदमी कोई सिफारिश कर दे तो सिफारिश वाले लोगों को रख लीजिए। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। परिषदों को बजट पर विचार विमर्श करने एवं कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परिषद अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा जो परिषद है उस परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने और कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न करने का अधिकार दे दिया। इसमें दो चीज बढ़िया हुआ कि बजट पर विचार विमर्श करना, जिसके आज आप देखते हैं कि आज भी बजट पेश होने से पहले विचार विमर्श किया जाता है, वो यहीं से निकला है। और कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न पूछने का परमिशन, जो आज आप देखते हैं संसद में हवाई कार्यपालिका से उसका कायम पूछा जाता है, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल होता है कि नहीं होता है? यस होता है। क्वेश्चन आवर, यस वही वाला। ठीक, 0 आवर, 11 से 12, 12 से 1 प्रश्न क्वेश्चन आवर, 1 से 2 लंच, 2 के बाद फिर आपका आता है वही क्वेश्चन आवर वाला। परंतु इस अधिनियम में व्याप्त विसंगतियों के कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने अधिनियम की जमकर आलोचना की। सर इसमें क्या विसंगति की लोग आलोचना कर रहे हैं इसका? आगे पढ़िए। और यह माना गया कि स्थानीय निकायों के चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधानमंडल को बहुत ही सीमित शक्तियां प्राप्त थी, जैसे सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है आपको बता दूं मैं? प्रश्न के उत्तर के बदले फिर प्रश्न। जैसे मैंने बोला, किसी ने मुझसे पूछा और आपका नाम क्या है, तो मैंने बोला मेरा नाम प्रतीक सिंह है, तो तुरंत उसने पूछा तो आपके पिताजी का नाम क्या है, तो उसको अनुपूरक प्रश्न, प्रश्न के उत्तर से जुड़ा और प्रश्न पूछने का परमिशन नहीं दिया गया, है ना। जैसे पूछना आम, आपके घर का आम कैसा है, तो मैंने बोला मीठा है। वो कौन सा आम है, तो दोबारा उसको क्वेश्चन पूछने का परमिशन नहीं दिया गया उससे जुड़ा हुआ। तो इसमें जानकारी तो अधूरी रहेगी ना कि आपके घर का आम कैसा है, तो मीठा है। मैंने पूछा कौन सा आम है, तो मैं बोलूंगा नहीं दूंगा, अनुपूरक प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगा। वो मौखिक प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों को दोस्तों अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से मना किया जा सकता था, और कुछ जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है आपका मन है तो उसको मना नहीं करूंगा, तेरा आंसर नहीं दूंगा, हट। तो किसी प्रश्न का उत्तर देने से मना भी किया जा सकता था। कुछ वर्गों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। कुछ वर्ग थे जिनको कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं दिया गया था, है ना। जबकि कुछ को बहुत ज्यादा, जैसे मुंबई में 2 स्थान यूरोपीय व्यापारियों को दे दिए गए, जबकि भारतीय व्यापारियों को एक भी स्थान नहीं दिया गया। बताइए, जो भारत के व्यापारी हैं, भारत में ही सब चीज चला रहे हैं, कार्यपालिका वगैरह सब चीज, और भारत के ही व्यापारियों को वहां पे स्थान नहीं दिया गया प्रतिनिधि के तौर पे, और यूरोप के व्यापारी को वहां बैठा रहे हैं आप, वही 2-2 को।
तो गड़बड़ तो है, तो इसका विरोध तो करेंगे ही लोग। दूसरा यहाँ भी विरोध करेंगे कि भैया अगर पंचायत कहा स्थानीय निकायों के चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही हो गया कि अरे यार छोड़ो विशुद्ध नामांकन के स्थान पर, अर्थात कि भैया लोग स्थानीय निकायों में लोग चयनित नहीं होंगे, जिनका सिफारिश के आधार पर जिसका मन होगा उसको बैठा देंगे बोल रहे हैं, तो लोग तो उसको बुराई करेंगे ही। कैसे कैसे चुनाव होगा ना भैया, तब तो आदमी चुना जाएगा। यस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम में से किया गया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1861 का परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का, 1819 का। तो आंसर स्पष्ट है 1892 का, जो आप पीछे पढ़े उसी में। और है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास। अब ये सौ नहीं पाएंगे प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने वाला बात कहाँ से आ गया? अरे भैया जिसको आप सिफारिश पे लगा रहे हो, जिसको आप सिफारिश पे जिसको आप रख रहे हो उस पद पे, गैर सरकारी पद पे, वो आपका लोकप्रिय होगा, जिसको आप प्यार करते होगे, जिससे आप पसंद करते होगे, जो आपका लोकप्रिय होगा, उसी को ही तो उस जगह पे बैठाओगे ना। यस। तो क्या किया इसने भारत शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं क्या किया, सिफारिश के आधार पर नामांकन पद्धति से लागू गैर सरकारी पद भरने लग गया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लोकप्रिय पद्धति पे काम करने लग गया कि जो मेरे को प्रिय होगा मैं उसी को बैठाऊंगा। जैसे मान लीजिए कल के डेट में आईएएस का परीक्षा रद्द हो जाए और प्रधानमंत्री जी बोले मेरे को जो व्यक्ति प्रिय है मैं उसी को बनाऊंगा आईएएस, मैं उसी को बनाऊंगा कलेक्टर, उसी को बनाऊंगा डिप्टी कलेक्टर, उसी को डीएसपी, उसका एसपी। तो दिक्कत है ना, जो योग्य है वो बनना चाहिए। आपके लोकप्रिय होने से क्या मतलब है? मैं इसमें आपको वही चीज दिखा है यहाँ पे। दूसरा, परिषदों पर बजट पर विचार विमर्श करने एवं कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न का अधिकार तो दे दिया गया। अब प्रश्न तो करेंगे आप, मगर प्रश्न का उत्तर में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, और प्रश्न तो आप करेंगे मगर उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है सामने वाला। व्यापारी को प्रतिनिधि बना के दिया ही नहीं गया, तो ये सब चीज की कमियां भी थी। ठीक, कि आपको प्रश्न पूछना है मगर सामने वाला उत्तर ही नहीं दे रहा, लो तो तुम्हारा प्रश्न पूछना तो खोखला हो गया ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये एक खोखला अधिनियम है। ठीक, सोचिए आपको अधिकार दिया कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरे को अधिकार दीजिए मैं उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं, तो मैं उत्तर ही नहीं दे रहा, हो जाइए। ऐसा तो खोखलापन है दोस्तों उसमें। तो 1892 में सब चीज है। आगे बढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909। अब आगे हम भारत परिषद अधिनियम में ही, जो कि 1909 में हम प्रवेश कर गए, 19वीं आपकी, अब आप 20वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। इसी में हमको आजादी मिलने वाली है दोस्तों, तो इसलिए अब यहां से ध्यान से पढ़िएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़िए, यहां से ध्यान से पढ़िएगा। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो पूछता है किस अधिनियम को या किस परिषद अधिनियम को, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? तो आप बोलेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक, तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले थे। तो उसमें जो मार्ले हैं वो भारत के सचिव थे और जो मिंटो है वो भारत के वायसराय थे। तो एक है स से सचिव का पद, एक है स से वायसराय का पद। ठीक है, तो सचिव थे मार्ले, मिंटो थे वायसराय। इसलिए भैया रखेंगे पहले सचिव का नाम फिर आपके वायसराय का नाम। तो मार्ले मिंटो में मार्ले सचिव थे, मिंटो आपके वायसराय थे। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम पर प्रातिनिधिक और लोकप्रियता के क्षेत्र में किए सुधारों का समावेश 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किया गया। इन सुधारों के पीछे दो घटनाएं मुख्य थी। प्रथम अक्टूबर 1906 यानी 1 अक्टूबर 1906 आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो यानी कि वायसराय थे वो मिंटो से मिला। याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिंटो से मिला, जो कि आपके वायसराय थे। लॉर्ड ने बोलते, लॉर्ड लोग खुद लगाते थे, लॉर्ड बोलते होते भगवान, तो अपने आपको बड़ा दिखाने के लिए लॉर्ड लगाते थे। लॉर्ड मत बोलने लोग, मिंटो है, लोग मिंटो ए मिंटो ऐसा करके। हाँ, तो एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले। मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले तथा द्वितीय मांग थी, इनकी दो मांग थी। पहली मांग क्या, कि उन्हें मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा मिले। दूसरी मांग थी कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। अभी तो अवसर समझ लिए पार्लियामेंट, अरे यार बहुत बड़ा अवसर है।
यहाँ मुस्लिम लोग को इनका जो जो बोल रहे हैं दे देंगे तो भाई कल ये हमारे पक्ष में आ जाएंगे। अब हम भारत को हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे और फिर से शासन करेंगे और लंबा सोचे इन लोग, है ना। तो शासन लंबा किए नहीं किए तो बात की बात है, शासन समाप्त हो गया बात की बात है, मगर इसकी वजह से जीवन भर के लिए आज कहीं ना कहीं भारत के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। भारत पापा तो पाकिस्तान बेटा बन गया। अब बेटा जो है पापा से अलग भी हो गया, अब बेटा जो है पापा से दुश्मनी भी कर लिया, और बेटा जो है पापा का कट्टर दुश्मन भी हो गया, और बेटा के देश में जो जो लोग हैं वो पापा के देश के लोगों से चिढ़ने भी लग गए। आखिर ये सबका न्यू कहाँ से पड़ा? इसी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से पड़ा, और इसी 1906 के आगा खां के प्रतिनिधिमंडल की इन दोनों मांगों को अंग्रेजों के मानने से बना। क्लियर हो गई बात है? तो यही है तुष्टीकरण की नीति दोस्तों, है ना। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो मुस्लिम यहाँ पे जो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल की दो मांग थी, एक कि मुस्लिम जो प्रतिनिधि है मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन प्रणाली की सुविधा हो, प्रथम निर्वाचन प्रणाली की, और दूसरा था कि उनको उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1906 में आगा खान, 1 अगस्त 1906 में। इन्हीं परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान बनाए गए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में जो उनसे डिमांड हुआ, इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सही, तो बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों आप मुस्लिम के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कीजिए ना, से जो पृथक शब्द है ना, इसने ही पृथक कर दिया पाकिस्तान और भारत को। समझा की बात? कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि पहले अगर ये समझिए आप लोकसभा है, आप समझिए डब्बे समझ जाएंगे आप। पहले अगर ये लोकसभा है तो मान लीजिए ग्रीन कलर जिसके ऊपर झंडा लेते हैं, तो ग्रीन कलर में हमें दर्शाता हूँ मुस्लिम लोग हैं हमारे, तो ग्रीन कलर के मुस्लिम ऐसे 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 बैठा करते थे। और हिंदू हमारे, तो हिंदू को मैं ले लेता हूँ भैया, चलिए केसरिया ले लिया जाए, है ना। हाँ, केसरिया तेरा इसका है भैया, चलिए तो केसरिया ले लिए, ये ऐसे करके केसरिया में सब लोग यहाँ बैठते थे, सब आपस साथ साथ में बैठते थे। आप इसे गौर कर रहे हैं चीज कि हमारे तिरंगे में हिंदू मुस्लिम और से मिलकर के बनता है, ग्रीन एंड केसरिया से मिलकर बनता है। तो आज भी हमारा तिरंगा भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाता है, मगर लोग देखने वाले उसको भैया नहीं समझ पाते। एकता से ही सब चीज बनना है यार, और दोनों भी शांति होना चाहिए, है ना। ये चीज दर्शाता है कि केसरिया माने हिंदू, बीच में शांति होना चाहिए सफेद कलर का, और उसमें भी शांति कैसी चक्रीय क्रम में होनी चाहिए, मतलब जो आपके दोनों ओर से हो, कंप्लीट रूप से शांति फैली हो, चारों ओर शांति फैली हो, और नीचे थे आपके मुस्लिम का ग्रीन कलर। तो तिरंगा भी यही दर्शाता है एक तरीके से। अब देखिए सोच विचार के ऊपर सब चीज है। तो पहले हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोग ऐसे बैठते थे, मगर जब ये हो गया पृथक प्रतिनिधि मिलने के बाद क्या हो गया पता है? इसी सदन का आप रूप देखिएगा, यही सदन कैसा रूप ले लिया, यही सदन अब ऐसा रूप ले लिया। क्या अब हिंदू लोग यहाँ पे कैसे बैठे, अब यहाँ मुस्लिम के भाई कैसे बैठने लग गए? और हिंदू भाई कैसे बैठने लग गए? जो पहले मिले जुले रूप में रहते थे अब दोनों बीच में पृथक हो गए, दीवाल हो गए। पहले जो दोनों मिलजुल के पूरे देश के विकास के लिए डिसीजन लेते थे, अभी अपने समुदाय के लिए डिसीजन लेने लग गए। और इसमें तो अभी भी मुस्लिम भाई लोग थे, ये सत्य बात है। जो इधर आपका मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के अलावा उससे ज्यादा मुस्लिम इस ओर थे अभी भी, और वो पूरे देश के लिए निर्णय ले रहे थे। और कहीं ना कहीं ये जो बना, इसी ने अलग से टुकड़ा बन करके पाकिस्तान को जन्म दे दिया ना मेरे दोस्त। तो यही दिक्कत है। तो इसलिए 1909 का मार्ले मिंटो जो अधिनियम है, मार्ले मिंटो भारतीय परिषद अधिनियम है, उसी ने पाकिस्तान की नींव रखी, आप समझ लीजिए। तो इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। और ये क्योंकि पृथक प्रतिनिधित्व दिए मुस्लिम को, तो अब क्या समझ में आ गया हर जात समुदाय को, अब सिख को और आपके सभी वर्गों को क्या समझ में आ गया कि हाँ यार हम लोग भी अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व मंडल ले लेते हैं, जिसके आधार पर क्या हो जाएगा, सब अलग अलग एक ही देश में फिर अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। कोई आपका अपने आप को मुस्लिम बोलेगा, कोई हिंदू बोलेगा, कोई सिख बोलेगा, कोई ईसाई बोलेगा, कोई पारसी बोलेगा, कोई। तो इस तरह देश कहाँ हुआ? तो भारत कहाँ गया? तो भारत कहाँ गया? आप सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बन गए, तो भारत कहाँ गया? भारतीय कहाँ गए? यही चीज का नुकसान है मेरे दोस्त इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि करते हुए उसमें कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया,
तो बोलेगा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि किस अधिनियम में हुई, तो बोलेंगे 1909 के अधिनियम में। तो भारतीय प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई 1909 के मार्लिमेंटो भारतीय परिषद अधिनियम में। और उसमें कुछ निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया। निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से प्रांतीय विधान मंडलों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया, परंतु केंद्रीय विधान परिषद में यह बना रहा, क्योंकि भाई केंद्रीय का तो छेड़ा है ही नहीं, प्रांतीय को छेड़ दिया। प्रांतीय को छेड़ के क्या किया, जब वह गैर सरकारी सदस्यों को जिसको खुद से निर्वाचित कर रहे हैं उनके आने से क्या हुआ कि निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों के शामिल होने से प्रांतीय विधान मंडलों में शासकीय बहुमत समाप्त हो गया, और परंतु केंद्रीय विधान परिषद में शासकीय बहुमत बना रहा। कुछ विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर विधान परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि, तो कुछ विनिर्दिष्ट विषयों को छोड़कर आपके विधान परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वह बजट या लोकहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर प्रशासन पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो बजट या लोकहित के मुद्दों पर प्रस्ताव पारित करके प्रशासन पर प्रभाव डाल सकते हैं, बस इतना ही अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो मिंटो मार्ले सुधार, ये मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मार्ले आपके हैं भाई भारत सचिव और मिंटो है आपके वायसराय। तो बी, अंग्रेजों ने किस सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी हो गया। अब आते हैं 1909 का 10 जोड़े 1919 भारत शासन अधिनियम। फिर से अब आपका परिषद हटा, अब आगे फिर से भारत शासन अधिनियम 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद बीच में जितना आया पूर्व परिषद अधिनियम था, 1861 का, 1892 का, है ना, 1909 का, तीनों था परिषद अधिनियम। और फिर आ गया 1919 में भारत शासन अधिनियम। क्यों, क्योंकि फिर इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने मिल रहा है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो जैसे 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं, वैसे 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जो कि 1917 में किया गया था। ठीक, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ये बार बार क्वेश्चन बनता है इसकी इस लाइन से कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई, तो आप बोलेंगे 1919 के भारतीय शासन अधिनियम से। कैसे याद रहेगा, देखिए उसमें 1919 दो बार है, 1919 दो बार है, इसलिए दो बार होने से द्वैत शासन प्रांतों में लागू हो गई, और जिसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित दो वर्गों में विभाजित किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 70% तक कर दी गई। यही बस इसी क्वेश्चन बनता है, प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। उत्तरदायी सरकार की नींव हस्तांतरित विषयों के संकीर्ण क्षेत्र में डाली गई। प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा आरक्षित विषयों का प्रशासन निश्चित हुआ, जिसमें कोई भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं था, उसको छोड़ दीजिए, बस इसको याद रखिए। इसमें से 1919 से एक ये और एक ये दो लाइन याद रखिए। प्रशासन के समस्त विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया। स्थूल रूप से राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय महत्व के विषयों को प्रांतीय विषयों के तहत रखा गया। प्रांतों का राजस्व केंद्रीय राजस्व से अलग कर दिया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कब प्रांत का राजस्व केंद्र के राजस्व से अलग कर दिया गया, तो भाई वही 1919 के अधिनियम में। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय पहली बार बनाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि कब आपके केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय बनाया गया। लोकसभा राज्यसभा जैसा आप देखते हैं ना, उसका न्यू यही पड़ा। ठीक है, तो केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल स्तर पर जो विधान परिषद होगी उसको दो सदनीय बनाया गया, निम्न सदन उच्च सदन, जो आज आप देखते हैं। ठीक, बनाया गया। इसके उच्चतर सदन को राज्य परिषद कहा गया, जिसके उच्चतर सदन को आज आप राज्य परिषद की जगह राज्यसभा के रूप में देखते हैं। तो इसी में राज्य यहीं से लिया गया है और परिषद जवाब सभा हो गया है, जिसका गठन 60 सदस्यों से हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1919 के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में 34 निर्वाचित सदस्य थे, निचले सदन तथा जिसका नाम विधानसभा था। देखिए निचले सदन का इस 60 में से 34 निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे। ये तो क्या राज्य सदन का राज्य परिषद का बात था। और जो निचला सदन था जिसका नाम था विधानसभा, देखिए पहले केंद्र स्तर पे जो निम्न सदन थी उसका नाम विधानसभा था, जो इसको आज आप लोकसभा के रूप में जानते हैं। तथा इसमें 144 सदस्य थे, इसमें से 104 सदस्य निर्वाचित सदस्य थे। ये 60 में से 34 निर्वाचित थे,
144 में से 4 निर्वाचित थे। ठीक है, 144 में से 4, 60 में से 34, दोनों जगह निर्वाचित वाले में 4-4 आ रहा है। दोनों सदनों की शक्तियां प्रायः समान थी, परंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार निचले सदन को ही था। इसलिए आप देखते हैं क्या कि आज भी निचले सदन पे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। तथा गवर्नर जनरल को भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो करने तथा अथवा सम्राट के विचारार्थ प्रेषित करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को भी अधिकार दिया गया कि वे विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, और गवर्नर जनरल आपात की दशा में अध्यादेश जारी कर सकता था। जो कि राष्ट्रपति आज अध्यादेश जारी करते हैं, वही अध्यादेश जारी करने की शक्ति में यहाँ दिख रही है आपको। ठीक, तो दोनों सदन की नींव कहाँ से पड़ी? 1919 दो बार, इसलिए दोनों सदन की नींव भी यहीं से पड़ी। राज्यसभा में आपको समझिए राज्य परिषद नाम था, तो उसको में 60 में से 34 सदस्य निर्वाचित। नीचे 144 सदस्यों से मिलकर बनी निम्न सदन, जिसको विधानसभा बोलते हैं, जो आज लोकसभा है, उसमें बने आपके 144 में से 104 निर्वाचित। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? तो 1919 के भारत संस्थान अधिनियम को, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को, बी हो गया। किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया? अब देखिए सबको क्या बोला था? 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने आपका नींव डाला। अब बाद में क्या हुआ? जैसे ही मुस्लिम को अलग से प्रतिनिधि मिला, सबके सब आ गए, सबके सब अपना अलग अलग प्रतिनिधित्व मांगने आ गए, है ना भाई? आइए, तो भाई 1909 में उसने नींव डाला, तो उसका असर कहाँ दिखेगा? उसका असर दिखेगा 1919 वाले में। 1909 में केवल मुस्लिमों को दिया गया पृथक प्रतिनिधित्व मंडल, और 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग सबके सब अपना सांप्रदायिक, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ा दिए, सब अपना अपना प्रतिनिधित्व मांगने लग गए। तो फिर बंटवारा हो गया कि नहीं हो गया? यही तो चाहता थे अंग्रेज कि बटे तो शक्ति बढ़ जाए, शक्ति बटे तो तोड़ना आसान होगा। अब आ गए सभी आपके 1919 के बाद आ गए भारत शासन अधिनियम 1935। इसका बहुत विरोध हो गया भले ही, मगर लास्ट में भारतीय संविधान बनाने के समय में यही से बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं एज इट इज। ठीक है, आइए 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा परिसंघ की स्थापना का प्रावधान था, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों की इकाइयां थी। देशी रियासतों को इसमें शामिल होने का विकल्प था, हालांकि यह परिसंघ कभी नहीं बन सका। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों के बीच विभाजन किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच बांट दिया गया, तो विधायी शक्तियों का बंटवारा हो गया। जो आज आप वर्तमान में देखते हैं, केंद्र के पास विधानसभा है जिसमें विधायी शक्तियों के लिए है संसद, और राज्य के पास विधायी शक्तियों के लिए आपका विधानमंडल या विधानसभा। तो विधानमंडल उधर संसद समझिए, तो यहीं से आपका न्यू पड़ा समझिए, संसद और आपके विधानमंडल का, केंद्र और राज्य के लिए। 1937 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1935 में इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही प्रांतीय स्वायत्तता प्रभावी की गई। ये बात पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता प्रभावी की गई है, प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा मिला, तो आप बोलेंगे 1935 के। प्रांतीय गवर्नर सम्राट की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता था। ठीक, अब वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहा था। कौन गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रह गया था? प्रांतीय के जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल के अधीन नहीं था, बल्कि प्रांतीय गवर्नर सम्राट की ओर से प्रांत की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता था। आप किसका मतलब क्या देख रहे हैं कि किसी प्रांत का कोई सम्राट है और सम्राट की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हो गई? प्रांत के गवर्नर में, जो कि एक अंग्रेज हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं, और वह गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रह गया। प्रांतीय गवर्नर को मंत्रियों की सलाह से शासन करना था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। जो प्रांतीय गवर्नर बनेंगे उनको मंत्रियों की सलाह से शासन करना था, और जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे वैसे मंत्रियों की सलाह से। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। देखिए 1919 वाले में लगी,
1935 में समाप्त हो गई। कौन? प्रांतों की द्वैत शासन प्रणाली। तो 1919 वाली में लगी और 1935 में हो गई समाप्त। ठीक, परंतु केंद्र में लागू की गई अब। देखिए प्रांत में लगा तो 1919 में समझिएगा 1919 में प्रांत में लग गया, 1935 में प्रांत में समाप्त। तो प्रांत में, ये प्रांत का बात हो रहा है। द्वैत शासन प्रणाली 1919 में प्रांत के लिए लगी थी, 1919 में प्रांत के लिए क्या हो गई? 1935 में हो गई समाप्त। 1935 से ही केंद्र के लिए द्वैत शासन प्रणाली लागू हो गई। तो पूछे कि प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुई? 1919 में। केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुई? 1935 में। प्रांतों में लगी द्वैत शासन प्रणाली कब समाप्त हुई? 1935 में। क्लियर? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई परंतु केंद्र में लागू की गई। अब गवर्नर जनरल आरक्षित विषयों के मामले में केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं रहा। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए संघीय न्यायालय बने संघ का न्यायालय, जो जिसको वर्तमान में आज आप देखते हैं उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के रूप में, जिसमें आप एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश देख रहे हैं, जिसमें आज अब संख्या बढ़ चुकी है। तो इसे यहाँ से नींव पड़ा आपके सर्वोच्च न्यायालय का। अब बंगाल में जो सर्वोच्च न्यायालय शब्द उपयोग है तो वो बन गया हाईकोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो हाईकोर्ट का कॉन्सेप्ट पहले आया, ठीक, और आपके सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट बाद में। संघीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था, मतलब देखिए पूरे प्रांतों और रियासतों तक फैला हुआ था। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, और न्यायालय से जुड़ी अंतिम शक्ति लंदन की, मतलब ब्रिटेन अपने पास रखा था प्रिवी काउंसिल के रूप में। तो प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई। अब भारतीय शासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई कि अब भारत में जो भी काम या डिसीजन लिया जाएगा वो भारतीय परिषद द्वारा नहीं लिया जाएगा बल्कि ब्रिटिश संसद द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। जैसे आज आपके देश में संसद डिसीजन लेती है। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया ताकि संप्रदाय में लोग बढ़ जाए, तथा बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा जो होते हैं म्यांमार बर्मा, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया, मतलब बर्मा भी कहीं न कहीं भारत का ही अंग था मेरे दोस्त। देखिए बर्मा को कैसे उसने अलग कर दिया हमसे, ठीक, यस। और दूसरी बड़ी बात कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, और यही चीज हमारे नेता लोग भी सीख गए इनसे। इसलिए आज भी हमारे नेता लोग संप्रदाय के अनुसार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके आज भी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों से ही वो चीज सीखे हैं। और आज भी उनको वही लाभ हो रहा है जो अंग्रेजों को लाभ हुआ, तो आज भारतीयों के नेताओं को लाभ होता है। आज भी यहाँ के नेता लोग ही तो सब पे शासन कर रहे हैं, है ना। आज भी यहाँ के नेता ही लोग तो यहाँ शासन कर रहे हैं रियल मायने में देश पे। हम तो गुलाम ही हैं एक तरीके से ना, बस। तो समझ रहे क्यों आज भी अंग्रेजों की ही इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का प्रयोग करते हुए आज भी हिंदू मुस्लिम की रणनीति के तहत ही सभी नेता अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। और उसके तहत ही मेरे दोस्त, सभी नहीं, कुछ तो अच्छे भी हैं, फिर भी अधिकांशतः राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और आज हमको गुलाम बनाए हैं, खुद शासन कर रहे हैं। बस अब चेहरे बदल गए, अब आप उनको अपने भारतीय, आप भारत का समझ रहे हैं, मगर आज भी वो अंदर से अंग्रेज ही, बस बाहर से चमड़ी उनकी भारतीय वाली है। जब तक इस देश में संप्रदाय के रूप में आरक्षण मिलता रहेगा, बंटवारा होते रहेगा, वोटिंग होता रहेगा, राजनीति होती रहेगी, कहीं भी संप्रदाय का जिक्र होता रहेगा किसी भी मीडिया के मंच पे, तब तक समझिए कि आप गुलाम हैं, भले अंग्रेजों के नहीं तो अपने भारतीयों के ही। और वैसे भारतीय जो अभी भी चमड़ी से तो भारतीय मगर मन से अंग्रेज ही है। हो गया, चलिए। तो बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांत स्वायत्त हो गए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में द्वैत शासन समाप्त करके भारत को प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्त बना दिया, ठीक, 1935 के अधिनियम में। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। क्या नहीं थी भैया? यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, सही बात। इस अधिनियम की अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इस प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित कर दिए गए। इसमें क्या विषय सही नहीं है, विशेषताओं में से नहीं है, तो कौन सा गलत हो बताना। तो गलत है भैया आपका डी के अवशिष्ट जो विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये बात गलत है। बाकी तीनों बात सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था 1935 का। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था।
इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू की गई थी। ये तीनों सत्य है, चौथा विशिष्ट शक्ति वाला गलत है। ठीक, तो चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका आज का कंटेंट होता है समाप्त। भारत शासन का विकास वाला भी पद्धति आपका होता है समाप्त। क्लियर हो गई बातें? इसी से ही चीजें सीख सीख के आप संसद, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, स्टेट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट सबका निर्माण करना आप सीख गए, है ना। तो चलिए यहीं पे अपनी वाणी को फिर हम विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा ले लेते हैं। दुआ करते हैं आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।